नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 की समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस पुस्तक के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। हमारे 5वें अध्याय का नाम है समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ। और पिछले भाग में यानी 5वें भाग में हम इस अध्याय का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसे पूर्ण कर चुके हैं और आज इस अध्याय के 6ठे भाग में हम अभ्यास प्रश्नों का जो पहला हिस्सा है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हल करते हैं इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, जो सर्वेक्षण पहले से एकत्रित एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाता है वह कहलाता है। तो बच्चों, ऐसा सर्वेक्षण जो कि पहले से एकत्रित और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर होता है, ऐसे सर्वेक्षण को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं आपके सामने, प्राथमिक सर्वेक्षण, द्वितीयक सर्वेक्षण, संख्यात्मक सर्वेक्षण या गुणात्मक सर्वेक्षण। तो बिल्कुल प्रश्न से आप ये चीज़ को अच्छे से यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि अगर पहले से एकत्रित या उपलब्ध किसी सामग्री के आधार पर कोई भी पद्धति उपयोग ली जाती है तो उसे द्वितीयक कहा जाता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा ब, द्वितीयक सर्वेक्षण। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण सहभागी अवलोकन में अनुसंधान करता। तो इस कथन को आपको पूर्ण करना है कि पूर्ण सहभागी अवलोकन में अनुसंधान करता आगे क्या होगा। विकल्प ए है, क्रियाओं में भाग लेता है किंतु अपनी पहचान छिपाता है। विकल्प ब है, क्रियाओं में भाग लेता है किंतु अपनी पहचान नहीं छिपाता है। विकल्प स है, क्रियाओं में भाग नहीं लेता किंतु अपनी पहचान बताता है। और विकल्प द है, न क्रियाओं में भाग लेता है और न ही अपनी पहचान बताता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है पूर्ण सहभागी अवलोकन के बारे में। तो हम जानते हैं कि पूर्ण सहभागी अवलोकन में जो अनुसंधान करता है वो समुदाय या समूह की क्रियाओं में भाग भी लेता है और अपनी पहचान को भी छुपाता है। तो यहाँ पर प्रश्न 2 का सही उत्तर है विकल्प ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 है, जब अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन समूह का एक भाग बन जाता है तो इस पद्धति को कहा जाता है। तो अनुसंधानकर्ता जब स्वयं ही किसी समूह का एक भाग, एक सदस्य बन जाता है तो इस पद्धति को क्या कहा जाता है? विकल्प ए है अवलोकन, विकल्प ब है सहभागी अवलोकन, विकल्प स है असहभागी अवलोकन और विकल्प द है नियंत्रित अवलोकन। तो यहाँ उत्तर होगा विकल्प ब, सहभागी अवलोकन। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। तथ्य संकलन की वह प्रविधि जिसमें व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है वह है। तो ऐसी तथ्य संकलन की विधि या प्रविधि जिसमें कि व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता है वह प्रविधि कौन सी है? विकल्प ए है प्रश्नावली, विकल्प ब है साक्षात्कार, विकल्प स है अनुसूची और विकल्प द है अवलोकन। तो यहाँ बिल्कुल जो उत्तर है वो है विकल्प ए प्रश्नावली, क्योंकि प्रश्नावली एक ऐसी प्रविधि है जिसमें कि व्यक्तिगत संपर्क की संभावना नहीं होती है। प्रश्न संख्या 5 है, दक्षिणी प्रशांत के टोब्रियान द्वीपों पर क्षेत्रीय कार्य किया। तो किस समाजशास्त्री ने दक्षिणी प्रशांत के टोब्रियान द्वीपों पर अपना क्षेत्रीय कार्य किया था? विकल्प ए है रेडक्लिफ ब्राउन ने, विकल्प ब है इवांस प्रिचर्ड ने, विकल्प स है ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की ने और विकल्प द है फ्रांस बोआस ने। बिल्कुल आपको याद होगा, हमने अध्याय में इसकी चर्चा अच्छे से की थी कि टोब्रियान द्वीपों पर जो क्षेत्रीय कार्य किया था वो किया था ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की ने। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। समाजशास्त्र में पूर्वाग्रह की समस्या के समाधान हेतु समाजशास्त्री क्या प्रयास करते हैं? तो समाजशास्त्र में जो पूर्वाग्रह की समस्या उत्पन्न हो सकती है अनुसंधान के दौरान, उसके लिए समाजशास्त्री क्या प्रयास करते हैं? उत्तर है समाजशास्त्री पूर्वाग्रह से बचने के लिए प्रथमतः स्ववाचक होने का प्रयास करते हैं और फिर संभावित पूर्वाग्रह के प्रासंगिक स्रोतों का भी उल्लेख कर देते हैं।
बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर कि अपने अनुसंधान के दौरान किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से बचने के लिए जो समाजशास्त्री हैं वो अधिक से अधिक स्ववाचक होने का प्रयास करते हैं, और साथ ही यदि कोई संभावित पूर्वाग्रह के स्रोत उपलब्ध हैं तो उनका भी उल्लेख कर देते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु व्यष्टि पद्धति से क्या आशय है। तो बिल्कुल हमने समष्टि और व्यष्टि पद्धति की चर्चा अध्याय के दौरान की थी। उत्तर है, व्यष्टि पद्धति में सामान्यतः एक अकेला अनुसंधानकर्ता होता है जो छोटे तथा घनिष्ठ परिवेश में कार्य करता है। साक्षात्कार तथा सहभागी प्रेक्षण व्यष्टि पद्धतियों के उदाहरण हैं। तो व्यष्टि पद्धति में जब कोई अनुसंधान किया जाता है तो उस अनुसंधान को करने वाला एक अकेला अनुसंधानकर्ता होता है और वह छोटे और किसी घनिष्ठ परिवेश में स्वयं ही कार्य करता है। और जो प्रविधियां हमने देखी हैं उनमें से साक्षात्कार और सहभागी प्रेक्षण जो पद्धति हैं ये व्यष्टि पद्धति के ही उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 8 है, समष्टि पद्धतियाँ कौन सी होती हैं। तो व्यष्टि के अलावा जो दूसरी पद्धतियों की हमने चर्चा की थी वो थी समष्टि पद्धतियाँ। तो आइए उत्तर देखते हैं। समष्टि पद्धतियाँ वे हैं जो बड़े पैमाने वाले अनुसंधानों जिसमें अधिक संख्या में अन्वेषक तथा उत्तरदाता शामिल होते हैं का समाधान कर सकती हैं, जैसे सर्वेक्षण अनुसंधान। तो समष्टि पद्धतियों की हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसी पद्धतियां जो कि बड़े पैमाने वाले अनुसंधान जो हैं उनमें जिनमें कि बहुत बड़ी संख्या में अन्वेषक कार्य करते हैं और उत्तरदाता भी बहुत सारे शामिल होते हैं। तो ऐसी पद्धतियाँ जो इस प्रकार के कार्यों में शामिल होती हैं या इनका समाधान करती हैं, जिसका उदाहरण है सर्वेक्षण पद्धति। तो सर्वेक्षण अनुसंधान या सर्वेक्षण पद्धति जो है अनुसंधान की वो वास्तव में एक समष्टि पद्धति का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 9 है, पद्धति का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो अनुसंधान के दौरान पद्धति के चयन का क्या आधार होता है, आइए जानते हैं। सामान्यतः पद्धति का चयन अनुसंधान के प्रश्नों की प्रकृति, अनुसंधानकर्ता की प्राथमिकताओं तथा समय या संसाधनों के प्रतिबंधों के आधार पर किया जाता है। तो ये चर्चा हमने अध्याय में भी की थी कि किसी भी अनुसंधान के दौरान जब पद्धति का चयन किया जाता है तो उसमें अनुसंधान का जो प्रश्न है या जिस प्रकार के प्रश्नों के लिए अनुसंधान शुरू किया गया है उन प्रश्नों की प्रकृति, अनुसंधानकर्ता की क्या प्राथमिकताएं हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए और समय और संसाधन के प्रतिबंधों के आधार पर ही किसी भी विशेष पद्धति का चयन किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, यादृच्छिकीकरण क्या है। जब हमने सर्वेक्षण अनुसंधान की चर्चा की थी तो उस पद्धति में हमने यादृच्छिकीकरण को जाना था। आइए उत्तर देखते हैं। यादृच्छिकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि कोई घटना विशुद्ध रूप से केवल अवसर पर ही निर्भर हो, न कि किसी अन्य पर, जैसे किसी प्रतिदर्श में किसी वस्तु विशेष का चयन। तो यादृच्छिकीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी अवधारणा है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी घटना विशुद्ध रूप से अवसर पर या संयोग पर ही आधारित हो। उदाहरण के लिए जब हम सर्वेक्षण में प्रतिदर्श के चयन की बात करते हैं तो प्रतिदर्श में किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी गांव का जो चयन है वो सिर्फ संयोगवश ही हुआ है, अवसर आधारित ही हुआ है, इसे ही यादृच्छिकीकरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण बताइए। तो वैज्ञानिक पद्धति के क्या क्या चरण हैं, आइए देखते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। पहला, समस्या का निर्धारण। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम समस्या का निर्धारण किया जाता है। तो बिल्कुल किसी भी वैज्ञानिक पद्धति का सबसे पहला जो चरण है वह समस्या का निर्धारण ही होता है, क्योंकि उस समस्या से संबंधित प्रश्नों को खोजने के लिए ही अध्ययन किए जाते हैं या किसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। दूसरा चरण है अनुसंधान की रूपरेखा का नियोजन। जो अनुसंधान है उसकी संपूर्ण रूपरेखा तैयार करना, उसका नियोजन करना यहाँ दूसरा चरण होता है। वैज्ञानिक पद्धति के दूसरे चरण के अंतर्गत
अनुसंधान की संपूर्ण रूपरेखा का नियोजन किया जाता है कि आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। तो अनुसंधान के दौरान किस प्रकार आंकड़े संकलित किए जाएंगे, किस प्रकार उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा और किस प्रकार से उन आंकड़ों का मूल्यांकन किया जाएगा, यह सब निर्धारित किया जाता है अनुसंधान की रूपरेखा के दौरान। तीसरा जो चरण है वह है क्षेत्रीय कार्य। इस चरण में पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत आंकड़ों का संकलन किया जाता है। तो चूंकि पहले ही जो नियोजन किया गया रूपरेखा का, उसमें यह निर्धारित कर दिया गया कि आंकड़ों का संकलन किस प्रकार से किया जाएगा। अब तीसरे चरण यानी कि क्षेत्रीय कार्य के अंतर्गत वास्तविक रूप से जो नियोजन किया गया है, जो निर्धारित किया गया है, उस आधार पर क्षेत्र में जाकर आंकड़ों का संकलन क्रियान्वित किया जाता है। चौथा चरण है आंकड़ों का विश्लेषण। इस चरण में संकलित आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीयन तथा विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस चौथे चरण में आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। तो इस चरण के अंतर्गत जो भी आंकड़े संकलित किए गए हैं उनका वर्गीकरण होता है, उनका सारणीयन यानी आंकड़ों को सारणियों में परिवर्तित किया जाता है और साथ ही उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, निर्दर्शन सर्वेक्षण अथवा प्रतिदर्श का क्या तात्पर्य है। तो किसी सर्वेक्षण में निर्दर्शन या प्रतिदर्श का क्या तात्पर्य है, ये कैसे निर्धारित किया जाता है, आइए जानते हैं। निर्दर्शन सर्वेक्षण अथवा प्रतिदर्श के अंतर्गत जिन इकाइयों का अध्ययन किया जाना है उनका चयन समग्र से सावधानी पूर्वक हो कि उसमें सम्मिलित समस्त व्यक्ति जन समुदाय की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हों तथा इन इकाइयों के चयन का आधार पूर्णतः संयोग पर आधारित हो। तो किसी भी सर्वेक्षण में जो निर्दर्शन या प्रतिदर्श चयनित किया जाता है, हम जानते हैं कि उसके लिए खास बात यही होती है कि वह जो चयन किया जा रहा है, जो प्रतिदर्श के रूप में जिन लोगों का चयन किया जा रहा है या जिन समूहों का चयन किया जा रहा है, वह उस संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हों। और दूसरी बात यह है कि वह जो प्रतिदर्श है वह वास्तव में सिर्फ संयोग आधारित चयनित है, इस बात को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 13 है, अवचेतन पूर्वाग्रह की संभावना से निपटने के लिए समाजशास्त्री क्या करते हैं। तो अवचेतन पूर्वाग्रह जो कि अनुसंधान के दौरान आ सकते हैं, उनकी समस्याओं से निपटने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा क्या किया जाता है। उत्तर है, अवचेतन पूर्वाग्रह की संभावना से निपटने के लिए समाजशास्त्री अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के उन लक्षणों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हैं जो अनुसंधान के विषय पर संभावित पूर्वाग्रह के स्रोत के रूप में प्रासंगिक हो सकते हैं। यह पाठकों को पूर्वाग्रह की संभावना से सचेत करता है तथा अनुसंधान अध्ययन को पढ़ते समय यह उन्हें मानसिक रूप से इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार करता है। तो बिल्कुल अवचेतन पूर्वाग्रह की जो समस्या हो सकती है, उसकी संभावना से निपटने के लिए समाजशास्त्री अपनी स्वयं की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसके सभी लक्षणों को अनुसंधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हैं और साथ ही साथ अनुसंधान के विषय पर जो संभावित पूर्वाग्रह के स्रोत उनकी पृष्ठभूमि से हो सकते हैं, उनको भी प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से जो पाठक होते हैं, जो उस अनुसंधान का अध्ययन करते हैं, उन्हें पूर्वाग्रह की संभावना का अंदाजा हो जाता है, वे सचेत हो जाते हैं और अनुसंधान अध्ययन को पढ़ते समय जब उन्हें यह प्रतीत होता है कि क्या कोई ऐसी यहाँ पर समस्या आई होगी या पूर्वाग्रह संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई होगी, तो उस दौरान मानसिक रूप से एक प्रकार से उनकी क्षतिपूर्ति स्वतः ही हो जाती है, जब वे जानते हैं कि समाजशास्त्री ने पहले ही अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया है।
प्रश्न संख्या 14 है, समाजशास्त्रीय पद्धतियों के वर्गीकरण या श्रेणीकरण के तरीकों या आधारों को स्पष्ट कीजिए। तो समाजशास्त्रीय पद्धतियों का जो वर्गीकरण किया जाता है, जो श्रेणीकरण किया जाता है, उनके क्या आधार या क्या तरीके होते हैं, ये हमें यहाँ स्पष्ट करना है। तो आइए जानते हैं। समाजशास्त्रीय पद्धतियों के वर्गीकरण या श्रेणीकरण करने के प्रमुख तरीके या आधार निम्नलिखित है। पहला, परंपरागत आधार। परंपरागत आधार पर समाजशास्त्रीय पद्धतियों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, मात्रात्मक पद्धतियाँ और दूसरा, गुणात्मक पद्धतियाँ। तो जो भी आधार हैं उन सभी को हमने पढ़ा है हमारे अध्याय में। तो पहला आधार जिस पर की जो पद्धतियाँ हैं उन्हें वर्गीकृत किया जाता है वो है परंपरागत आधार। परंपरागत आधार पर जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं उन्हें मात्रात्मक पद्धतियों और गुणात्मक पद्धतियों में बांटा जाता है। मात्रात्मक पद्धति में गणना की जाती है या घटकों को नापा जाता है। यह पद्धति प्रेक्षण किए जा सकने वाले व्यवहार का अध्ययन करती है। तो बिल्कुल, यदि हम मात्रात्मक पद्धति की बात करें तो इन पद्धतियों में सिर्फ गणना की जाती है या नापा जाता है या मापन किया जाता है, और वास्तव में ये पद्धतियाँ सिर्फ उन व्यवहारों का अध्ययन करती हैं जिन्हें कि प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण किया जा सकता है। गुणात्मक पद्धति अत्यधिक अमूर्त तथा मुश्किल से नापी जाने वाली घटनाओं जैसे मनोवृत्तियों, भावनाओं आदि का अध्ययन करती है। वहीं गुणात्मक पद्धति जो है वो ऐसे व्यवहारों का अध्ययन करती हैं जो कि काफ़ी अमूर्त होते हैं, काफ़ी मुश्किल से उनका प्रेक्षण किया जा सकता है, या हम कहें कि उनका प्रेक्षण करना संभव नहीं होता है, जैसे कि मनोवृत्तियाँ, भावनाएं आदि। इनके अध्ययन जब किए जाते हैं तो वहाँ गुणात्मक पद्धति उपयोग में ली जाती है। दूसरा आधार है आंकड़ों के प्रकार के आधार पर अंतर। आंकड़ों के प्रकार के आधार पर समाजशास्त्रीय पद्धतियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, द्वितीयक पद्धति और दूसरा, प्राथमिक पद्धति। तो बिल्कुल, किस प्रकार के आंकड़ों को उपयोग लिया जा रहा है उसके आधार पर भी पद्धतियाँ दो प्रकारों में बांटी जाती हैं। एक है द्वितीयक पद्धतियाँ और हैं प्राथमिक पद्धतियाँ। जो पद्धति पहले से उपलब्ध आंकड़ों पर निर्भर है तथा उनके आधार पर अध्ययन करती है, जैसे ऐतिहासिक पद्धतियाँ, ये पद्धतियाँ कहलाती हैं द्वितीयक पद्धतियाँ, यानी ऐसी पद्धतियाँ जिनमें कि पहले से उपलब्ध आंकड़ों का ही दोबारा उपयोग किया जाता है। लेकिन जो पद्धति नए या प्राथमिक आंकड़े बनाती है और उन्हीं के आधार पर अध्ययन करती है उसे प्राथमिक पद्धति कहा जाता है। साक्षात्कार एक ऐसी ही पद्धति है। तो बिल्कुल, ऐसी पद्धतियाँ जिनमें कि नवीन आंकड़े या प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर अध्ययन किया जाता है, उन्हें प्राथमिक पद्धतियाँ कहते हैं। जैसे कि साक्षात्कार एक प्राथमिक पद्धति है। तीसरा है व्यष्टि और समष्टि के आधार पर अंतर। तो तीसरा जो वर्गीकरण का तरीका है वो है व्यष्टि और समष्टि के आधार पर। व्यष्टि पद्धति छोटे तथा घनिष्ठ परिवेश का अध्ययन करती है। प्राय इसमें एक अकेला अनुसंधानकर्ता होता है। साक्षात्कार तथा सहभागी प्रेक्षण इसके उदाहरण हैं। तो जो व्यष्टि पद्धति होती है वो छोटे और घनिष्ठ परिवेश में अनुसंधान करती हैं और इसमें अनुसंधान कार्य करने के दौरान सामान्यतः एक अकेला अनुसंधानकर्ता होता है और साक्षात्कार और सहभागी प्रेक्षण इसके मुख्य उदाहरण माने जाते हैं। जबकि समष्टि पद्धतियाँ वे हैं जो बड़े पैमाने वाले अनुसंधानों का समाधान कर सकती हैं। समष्टि पद्धतियाँ व्यष्टि पद्धतियों से अलग हैं। ये बड़े पैमाने पर किए जाने वाले अनुसंधानों का समाधान करती हैं। इसमें अधिक संख्या में अन्वेषक व उत्तरदाता शामिल होते हैं, जैसे कि सर्वेक्षण अनुसंधान। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इन पद्धतियों में यानी समष्टि पद्धतियों में बड़े पैमाने पर अनुसंधान कार्य किया जाता है। कई सारे अन्वेषक और उत्तरदाताओं को शामिल किया जाता है और इसका उदाहरण है सर्वेक्षण अनुसंधान। तो बच्चों, आज हमने हमारे अध्याय 5 के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनका जो पहला भाग है वो पूर्ण कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में इस अध्याय का आखिरी भाग यानी अभ्यास प्रश्नों का जो दूसरा हिस्सा है उसे जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।